बस सब ठीक है। मैं डॉक्टर बासिल रिजवी, आप शायद मुझे जानते होंगे, एसोसिएट यूनिट 2 सर्जरी। और टॉपिक फॉर टुडे इज डिजास्टर सर्जरी। शायद आई एम नॉट श्योर वेदर मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि नहीं, लेकिन इसके जो जो मेन सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस जो हैं एससीक्यूज एमसीक्यूज जो बने हुए हैं या बन सकते हैं वो भी मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा एरियाज को। ठीक है। डिजास्टर सर्जरी क्या है? डिजास्टर एज द नेम सजेस्ट, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स हैं, इवन अर्थक्वेक है, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज जो भी हैं। उनमें जो बेसिक प्रिंसिपल है इज टू कंट्रोल, to do damage control surgery and do damage control resuscitation। तो इसको इस तरह हम स्पेसिफाई करेंगे कि इसमें आपका जो एम है is only to save life of the patient and also to save his limb. It could be upper limb or lower limb. So it's a limb saving and a life saving surgery and resuscitation. So that's how it's a bit different from the जो आप नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर्स या इमरजेंसी आप पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरी स्लाइड पे आ जाएंगे। मेजर डिजास्टर्स और मेजर एक्सीडेंट्स में क्या फ़र्क है? मेजर एक्सीडेंट्स कुड बी ट्रेन एक्सीडेंट्स, मोटरवे एक्सीडेंट्स। बेसिकली फ़र्क ये है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैजुअलिटीज विच आर मैसिव इन डिजास्टर, and not only there are massive casualties but even the infrastructure like roads, telecommunications, ट्रेन लाइंस जो भी हैं वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसको आप एग्जांपल याद रखें। आपको याद होगा कि मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था एक ज़माने में कश्मीर के एरिया में, तो उसको आप दिमाग में रखें। मेजर अर्थक्वेक वाज ए मेजर डिजास्टर, वाज ए मेजर कैजुअलिटीज। So उनमें massive casualties, damaged infrastructure, and most of the people who were affected by that earthquake require some kind of a place to live or a shelter. Then again, in these situations, there's a lot of panic, there's a lot of uncertainty among the population about what will be done and what needs to be done and whether it will be done or not. और जो प्रॉब्लम जो है आ रही है, अगर आपको मैं पॉइंटर भी दिखा देता हूँ, और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लिमिटेड एक्सेस टू द डिजास्टर एरिया। ऑब्वियसली रोड्स आर डिसरप्टेड, or maybe the train lines and they've all been disrupted, so you got a very limited access to the area, usually through air. It could be helicopters. Also there is breakdown of communication, very difficult to access or gain any communication into the area because of major disruptions. ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है। मेजर टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स थोड़ा सा टच कर लेते हैं। फिर ये वही मुजफ्फराबाद का जो अर्थक्वेक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें मैंने साइडों पे आपको लिखा हुआ है, वही चीज़ें रिपीट की हुई है, और आप देख रहे हैं दोनों स्लाइड्स में कि मेजर सीमेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं which have been disrupted, major buildings जो है वो all disrupted। ठीक है। एक और स्लाइड देखते हैं। ये क्या चीज़ है? अगर आपने कभी फिल्म का नाम सुना हो, टॉर्नेडो, आई थिंक दैट वाज हिज नेम। टॉर्नेडो जो है दे आर, आप क्या कहेंगे, स्विंगिंग एयर क्रिएटिंग a massive negative pressure, usually occurs in plain grounds। ये आप देख रहे हैं टॉर्नेडो ओवर दी प्लेन ग्राउंड्स और अर्थ। इसी तरह एक और देख लेते हैं। ये जो है हरिकेन है। हरिकेन क्या होता है? इट्स अबव सी वाटर, so instead of wind it's more water which is creating a whirl, a pool, a spin। और ये आप देख रहे हैं it's creating a negative pressure and pulling all the sea water up। so that's hurricanes are over सी वाटर। एक और हरिकेन आपको नजर आ रहा है बीच में, सैटेलाइट व्यू है।
ये क्या चीज़ है? सुनामी का आपके नाम सुना होगा। सुनामी, massive waves even going up to 100 kilometers or 200 kilometers long waves in terms of height. और आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं compared to these massive waves. So these are tsunami. ये also they cause major disasters. ठीक है, that's what it has done. ठीक है, अब इसमें मैं आता हूँ बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या है डैमेज कंट्रोल सर्जरी के। जैसा कि मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, कोई हीरोइक सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने हीरो बनना है। यू ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज टू सेव द पेशेंट लाइफ एंड ऑल्सो इट्स लिम्ब। जिस तरह मैं आगे मेंशन करूँगा आपको ये कैसे मिलेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर। ये है limb saving surgery and life saving surgery. That's all what needs to be done. यहाँ पे मैं आपको आगे पिक्चर्स दिखाऊंगा फील्ड हॉस्पिटल। जिस तरह मेरे मार्कर को देखनी, रेड मार्कर पॉइंटर को, इसको फील्ड हॉस्पिटल्स में कहा, जो कि सेटअप होते हैं क्लोज टू द एरिया वेयर द मेजर डिजास्टर्स हैज अकर्ड। और उसके बाद आपने यू हैव टू ट्रांसफर द पेशेंट टू अ डेफिनेट फैसिलिटी for treatment of his underlying other conditions or continuing management of his surgery which has been done in the field hospital. ये प्रिंसिपल हो गया। तो ये इसमें मैं स्ट्रेस दूंगा, अंडरलाइन limb and life saving surgery, that's all. उसमें फिर चार चीजें जो है it encompasses, एक तो obviously जिस तरह ATLS की गाइडलाइंस है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की, you have to control hemorrhage, ठीक है, whether it's by pressure or tourniquet or vessel repairs, you have to control hemorrhage, otherwise patient will go into hypovolemic shock and he lose his life. तो आपका एक एम आ गया, save his life. तो control hemorrhage, control sepsis and contamination, very important, especially जहाँ पे limb injuries हो गई। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो चांसेस है कि by the time he gets to a definite facility he will lose his limb, whether it's due to compartment syndrome, whether it's due to necrotizing fasciitis or a gas gangrene. So you have to control sepsis and contamination. ये मैं आपके टच करूँगा कैसे हम करेंगे, लेकिन ये आएगा under the domain of limb saving surgery or protect from further injury. Debride decompress भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा है it needs to be decompressed. Revascularization again पॉइंटर जिस तरह मैंने आपको बता रहा है, अगर कोई वेसल डैमेज हो गया हुआ है तो यू हैव टू रिपेयर इट। जैसे कि femoral artery अगर डैमेज हो गई है तो यू हैव टू रिपेयर इट, अदरवाइज बाय द टाइम यू गेट टू अ फैसिलिटी you will have a dead limb or a gangrenous limb due to ischemia. तो अगेन इट कम्स अंडर, अगर आप इन चारों पॉइंट्स को देखें A, B, C, D, it's either limb saving or it's life saving. Even control of sepsis is a life saving measure. क्यों? क्योंकि अगर sepsis becomes major sepsis, septic syndrome, septic shock, patient will lose his life. ये अपने कॉन्सेप्ट आपने आ गया, सिर्फ लिम्ब बचाना है, सेव द लिम्ब सेव द लाइफ, दैट्स ऑल। अगली स्लाइड पे आते हैं और ये प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करते हैं। डू मिनिमम टू ट्रांसफर टू अलाउ सेफ ट्रांसफर। वही बात आ गई, ज़्यादा मेजर सर्जरी नहीं करनी और ज़्यादा हीरो नहीं बनना। डू द मिनिमम सो दैट पेशेंट कैन बी सेफली ट्रांसफर टू अ डेफिनेट फैसिलिटी where you'll have better facilities, maybe more specialized surgeons available, more intensive care facilities, etc. जो भी है। और second point है prevent deterioration of the patient during transfer. ये आपका aim हो गया। जैसे ही आपने limb save कर ली या life save कर ली, you should allow or make sure that patient can be safely transferred to a definite facility without having any further deterioration of his patient's condition. ये भी हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं और टच कर लूँगा कि जो हम लोग चीज़ें ड्यूरिंग डिजास्टर सर्जरी जो हम कर सकते हैं वो ये चीज़ें, सिक्योर द एयरवे, कंट्रोल द ब्लीड, प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब एक और स्लाइड आप इसके साथ ही देखेंगे
कि हाउ कैन वी सिक्योर द एयरवे. डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स हैं विच वी डन इन फील्ड हॉस्पिटल्स जहाँ पे मेजर डिजास्टर हैज अकर्ड. ठीक है, उसमें आप सिंपल मैन्यूवर्स अगर आपको याद आ रहे हो, जॉ थ्रस्ट भी है, चिन लिफ्ट भी है, गिडल्स एयरवे है, इवन एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड वेंटिलेशन एंड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स एज वेल. ये सब कुछ जो है वो जो सर्जन होगा मेजर डिजास्टर एरिया में, उसको शुड बी able to perform these procedures skillfully. दूसरी चीज आ गई control bleeding. There are different types ways we can control the bleeding. We can either do craniotomy for extradural hematoma. We can do laparotomy if there is an intra-abdominal bleeding. Chest bleeding के लिए we can do thoracotomy. और major vessels जो हैं abdominal और limb, if they have been damaged, they can be also controlled and repaired. तो ये आपके फिर इसमें आ गया डोमेन ऑफ कंट्रोल द ब्लीडिंग. प्रेशर बिल्डअप कहाँ पे हो सकता है? बरहोल है, कोई एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा है, इवन चेस्ट में अब न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स कैन बिल्ड अप. लेप्रोटमी में प्रेशर बन सकता है. अगर इंट्राअब्डोमिनल ब्लीडिंग है तो आपको लेप्रोटमी करनी है. फेशियोटमी कहाँ पे होती है? लिम्स में होती है, यूजुअली लोअर लिम्ब, जहाँ यू हैव टू decompress the limb fascia compartments to prevent compartment syndrome. तो एक ये हो गया. प्रिवेंट इन्फेक्शंस के लिए सिंपल चीज़ें हैं, वूंड वॉश, डिब्राइडमेंट, एंटीबायोटिक्स, इंट्रावेनस, ये सारी आप चीज़ें करेंगे. और आप देख लें कि इन चीज़ों से हमने जो की हैं, फर्ज करें किसी फील्ड हॉस्पिटल के सर्जन ने, तो एक तो उसने इसकी लाइफ सेव कर लिया है, उसने एयरवे सिक्योर कर लिया. दूसरा अगर उसने इसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर लिया है, तो देन अगेन ही हैज आल्सो सेव्ड हिज लाइफ. और दूसरा थर्ड पॉइंट जो है बिल्डअप ऑफ प्रेशर. बरहोल ही सेव हिज लाइफ, चेस्ट ड्रेन ही सेव हिज लाइफ, फेशियोटमी ही सेव हिज लिम्ब, जैसे कि बात हो रही. लास्ट, प्रिवेंट इन्फेक्शन. अगर आप ये चीजें कर लें, वूंड वॉश, एंटीबायोटिक्स, डिब्राइडमेंट, तो यू वुड हैव सेव्ड हिज लिम्ब. और ये चीजें आपने इमीडिएटली करनी है, विद इन आवर्स, आप कह लें विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स बिफोर ट्रांसफर. जब ये सारी जो पीछे की सारी इन चीज़ों के पीछे एक कॉन्सेप्ट है ट्राइड ऑफ डेथ. ट्राइड आपको पता है, एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है. और ये ट्राइड ऑफ डेथ क्या है? जिसको आपने प्रिवेंट करना है थ्रू डैमेज कंट्रोल, रिससिटेशन. ये मैं आपको बता दूँ कौन सा ट्राइड ऑफ डेथ है. एसिडोसिस सबको पता है. जब पेशेंट हाइपोटेंशन में होगा, सेप्टिक होगा, उसको एसिडोसिस होगी. एट द सेम टाइम his coagulation functions will fail and he will also develop hypothermia due to peripheral vasoconstriction. हमने ये तीनों चीज़ें प्रिवेंट करनी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं जो एक दूसरे को एग्रीवेट करती है. और once all these three starts occurring, then आपका हो जाता है multiple organ failure, which is almost like an irreversible situation. और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो डेथ है. यू हैव टू प्रिवेंट दिस एसिडोसिस, कोगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया. एंड हाउ डू यू प्रिवेंट इट? यू एंटिसिपेट इट एंड यू स्टार्ट ट्रीटमेंट और प्रीएम्प्टिव ट्रीटमेंट बिफोर इट हैज अकर्ड. ठीक है, ये मैंने आपको वही जो मेंशन किया है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा. तो बेसिकली आप पीछे आप कॉन्सेप्ट बना लें कि मैं जब if you are a surgeon in disaster surgery area, or if you are a surgeon or a clinician or a physician who's doing damage control resuscitation, you have to prevent all these three before they occur. ठीक है. प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे? जिस तरह मैंने मेंशन किया, एंटिसिपेट करेंगे कि ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिविरिटी ऑफ द इंजरी ऑफ द पेशेंट. ठीक है. ये कोगुलोपैथी को कैसे करेंगे? इंस्टेड ऑफ गिविंग लॉट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप उसको दें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा विच कंटेन्स क्लॉटिंग. आप उसको दें प्लेटलेट्स, आप उसको दें पैक्ड रेड सेल वॉल्यूम. तो दैट विल प्रिवेंट एनी डेवलपमेंट ऑफ कोगुलोपैथी. दूसरी एक कॉन्सेप्ट है परमिसिव हाइपोटेंशन. परमिसिव को आप समझिए, इट इज विद योर परमिशन. Patient his blood pressure has been kept low. So with your permission, blood pressure is kept on the lower side.
until hemorrhage is controlled. क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? जितना ज़्यादा आप उसको फ्लूइड्स देंगे, ब्लड देंगे और पेशेंट इज ब्लीडिंग, he will even bleed more. The more you give, the more he will bleed. तो आप तो थोड़ा सा जो है हाइपोटेंसिव प्रोसीजर्स कंडीशन में रखेंगे, यानी सिस्टोलिक में भी 90, 95, लेस देन 100 सिस्टोलिक रखेंगे, ठीक है? इसको कहेंगे परमिसिव हाइपोटेंशन। एक और कंडीशन होती है जहाँ पे permissive hypertension is required until surgery is done is leaking aortic aneurysms. Abdominal aortic aneurysms may be permissive hypertension is maintained. They are not given too much of fluid until the time that patient जो है उसको ऑपरेट करते हैं और जो leaking aortic aneurysm है उसको आप रिपेयर करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है, आपने क्रिस्टलोइड्स देनी है, नॉर्मल सलाइन है, रिगुलेटेड है और कोलॉइड इन्फ्यूजन, लेकिन लिमिटेड अमाउंट पे देनी है। ज़्यादा आपने अगर क्रिस्टलोइड्स दे दिए, कोलॉइड्स दे दिए, देन ही डेवलप डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी। और आपको पता है कि वी डोंट वांट डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी टू डेवलप बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ ट्रायड ऑफ डेथ। So you're not supposed to give too much of crystalloids or colloids. ठीक है? Initially we can give them some fluids, colloids, until whole blood or platelet or fresh frozen plasma is available. और last concept क्या है? Damage control surgery to control hemorrhage. ये इस तरह आप प्रिवेंट करेंगे, इन चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे। ट्रायड ऑफ डेथ, हेमरेज कंट्रोल की है तो आपने एसिडोसिस कंट्रोल कर लिया। और ये एक स्लाइड होगी, ठीक है? रेंज ऑफ इंजरीज मैं आपको बता देता हूँ। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम कट्स, सिंपल कट्स टू, इस स्लाइड में आ जाए, कुड बी चेस्ट ट्रॉमा, एब्डोमिनल ट्रॉमा, फेशियल ट्रॉमा, बर्न्स इवन, ठीक है? इलेक्ट्रिकल इंजरीज भी हो सकती हैं ऐसी डिजास्टर सिचुएशंस में, फ्रॉस्ट बाइट्स अगर कोल्ड एरिया में हुआ है। और लास्टली जो स्लाइड है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इनको मैं थोड़ा इनको मैं हाईलाइट करूंगा बाद में अगली स्लाइड्स में। तो ये भी इंजरीज हैं, क्रॉस कंटामिनेशन, फेशियाइटिस, टेटनस, कंपार्टमेंट क्रश, गैंग्रीन, ये सारी जो है इंजरीज, रेंज ऑफ इंजरीज विच यू कैन इनकाउंटर और विच यू आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज और डील विद एंड ट्रीट, ये सारी रेंज ऑफ इंजरीज है, ठीक है? जो कि one should be ready and equipped and skilled to deal with. अगला क्या है, इसमें थोड़ा सा एक SEQ बनता है, शायद बना भी हुआ है, कि डिजास्टर प्लानिंग क्या होती है, डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर प्लानिंग कैसे होती है, और डिजास्टर सर्जरी क्या है, इस तरह की चीज़ें है ना। तो एक तो आपने स्टार्ट हम करते हैं कि आप एंटिसिपेट करें कि क्या क्या डिफिकल्टीज और क्या क्या चीज़ें जो हैं दे वन वुड इनकाउंटर अगर इफ ही सेंट टू अ डिजास्टर एरिया। प्रिपेयर करना है, एवैक्यूएशन के लिए भी तैयार रहना है, और दिस लाइक अ लॉट ऑफ जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। मिलिट्री, पुलिस अब क्यों आई है? पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री टू मेंटेन डिसिप्लिन, जो भी है, जो फायर डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस, मेडिकल सर्विसेज, ये सब इससे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन ऑल दीज थ्री फोर स्पेशल जो है ना इंस्टीट्यूशंस। अगला स्टेटस ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हमने सोचना है। लोकली हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे विद पेरिफेरी जो हॉस्पिटल है, डेफिनेट हॉस्पिटल्स, उनमें कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा अपने एंटिसिपेट करना है कि कहाँ पे डिजास्टर हुआ है, ठीक है? रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, वेदर इज इन अ हिली एरिया, ठीक है? वेदर यू बी एबल टू एक्सेस दिस लोकेशन बाय रोड और नॉट, और यू हैव टू एक्सेस इट थ्रू एयर। और ऑल्सो टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजास्टर एक्चुअली व्हाट टाइम इट हैपेंड, ठीक है? अगर इस टाइम पे हुआ है तो वी कैन एक्सपेक्ट एज सून एज वी गेट देयर इज अ गुड चांस दैट वी आर एबल टू सेव lot more lives than compared to if you get there by tomorrow for whatever reasons. So time frame is very important. Disaster has what time it has occurred,
or then you sort of plan what time your team or disaster team will be able to reach the area and starts its services. ठीक है, अब ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, ठहरे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एससीक्यू में कि हाउ वुड यू, इफ यू आर अ डिजास्टर प्लानिंग or you're in a disaster area, or if you have been given a responsibility to establish a relief effort for a disaster area, then what would you do? ठीक है, वही चीज़ है, चेन ऑफ कमांड बनेगी, कम्युनिकेशंस, डैमेज असेसमेंट होगी थ्रू पिक्चर्स या सैटेलाइट पिक्चर्स या जो भी है, या किसी ने कम्युनिकेट किया है या उस एरिया से कोई वहाँ से निकल के आया हुआ है, तो यू काइंड ऑफ गिव यू एन आइडिया कि कितनी हाउ मच रिसोर्सेज यू विल नीड। फिर आपने उनको मोबिलाइज करना है, जो भी आपकी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जिसमें पुलिस, मिलिट्री, मेडिकल सर्विसेज, फायर, एम्बुलेंस, सब लोग इन्वॉल्व हैं। और देन यू हैव टू सेट अप फील्ड हॉस्पिटल्स, स्टार्ट्स रेस्क्यू ऑपरेशंस, ट्राइएज पे हम टच करेंगे, क्या होती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट देंगे, एंड देन वी हैव टू थिंक अबाउट इवैक्यूएटिंग दोज पेशेंट्स हु हैव बीन गिवन इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू अ डेफिनेट फैसिलिटी। ये हो गया। और दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि डिजास्टर में आपकी डिजास्टर टीम पहले पहुंचे कि ना पहुंचे, लेकिन मीडिया जरूर पहुंच चुका होगा, तो उनको भी डील करना, कम्युनिकेट करना, उनके साथ उनको सेटिस्फाई करना, अप टू डेट रखना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना फिर जो है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो है नेगेटिव पब्लिसिटी मीडिया में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इनकाउंटर करेंगे अगर आप यू आर डूइंग अ डिजास्टर प्लानिंग। एक और स्लाइड है बड़ी सिंपल सी, ये ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं। चीफ ऑफ ऑपरेशंस है, अगर आपको बना दिया, फर्ज करें, यूजुअली बनाएंगे नहीं, इट्स यूजुअली अ नॉन मेडिकल पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप, ठीक है। उसके अंदर मेडिकल सर्विसेज हैं जो में रिक्वायर्ड हैं। मेडिकल सर्विसेज आप सोचें कौन सी जो सर्विसेज हैं, मेडिकल स्पेशलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी इन दी डिजास्टर एरिया। ऑब्वियसली साइकियाट्रिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और कोई सोचे, मे बी नॉट इवन एन ईएनटी सर्जन, नॉट एन आई सर्जन, और कौन है हमारे पास, ठीक है। फिजिशियंस का भी इतना रोल नहीं है अनलेस दे आर इन्वॉल्व इन रिससिटेशन, ठीक है। डर्मेटोलॉजी का रोल नहीं है, रेडियोलॉजी का इतना रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेडिकल सर्विसेज जो एसेंशियल रिक्वायर्ड आर लाइक जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें, मैनेजमेंट लीडर्स बना दिए हैं, ट्राइज लीडर्स अलग बन गए हैं, एवैक्यूएशन के लिए अलग आपने डेजिग्नेट कर दिए हैं। एवैक्यूएशन कैन बी थ्रू बाय रोड, एम्बुलेंस और बाय हेलीकॉप्टर, डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एरिया एंड डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी। जल्दी किसी को अर्जेंटली आपने ट्रांसफर करना है टू अ डेफिनेट फैसिलिटी, देन ऑब्वियसली इट नीड्स टू गो बाय हेलीकॉप्टर। कम्युनिकेशन लाइंस आर आल्सो सेट अप, ये सारी चीज़ें कर दें। सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, सर्च, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। जो एक और आपकी मैनेजमेंट लीडर होगा, ही सेट अप फील्ड हॉस्पिटल, जहाँ पे आप ट्राइज करेंगे। और इसको मैं टच करता हूँ कि इमीडिएट, अर्जेंट, माइनर, ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, इन पे भी हम टच करता हूँ मैं आगे। लेकिन जनरली आपको इट गिव्स यू एन आइडिया, ठीक है। ये दिस स्लाइड इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड ट्राइज। ट्राइज का आपको मतलब पता है? ट्राइज बेसिकली मीन्स टू सॉर्ट आउट, जो थोड़ा मैं चैट खोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो अभी मुझे यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो ज़्यादा कोई चीज़ें रिपीट करनी है, कोई लिखेगा या नहीं लिखेगा, ठीक है। अभी तक जनरली आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, पता है क्या हो रहा है, पता है सर्जरी का लेक्चर है, पता है डिजास्टर सर्जरी है, कोई कुछ नहीं लिख रहा। यस सर, किसी ने लिख दिया, शुक्र है अल्लाह का। हसन शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो दोबारा स्लाइड पे, ठीक है, पीछे चला गया हूँ, ठहरे, सॉरी, आगे आते हैं। ये स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है, अब ये स्लाइड जो है कॉन्सेप्ट बिहाइंड ट्राइज टू सॉर्ट आउट, और इसमें आप देख लें स्लाइड में ये जो ये कलर है पिंक, दीज आर ऑल लिम्ब इंजरीज। तो अगर इफ यू गॉट 100 पेशेंट्स, अगर ये देखें यहाँ से 100 से लेके 0 to 100 पेशेंट्स में 55 यानी कि मेजॉरिटी आर लिम्ब इंजरीज इन अ डिजास्टर एरिया। सेकंड कम्स क्या, फेशियल इंजरीज, एवरेज यानी आउट ऑफ 100 15 विल हैव फेशियल इंजरीज, और ये जो आप 20 देख रहे हैं एवरेज दे विल बी एब्डोमेन और चेस्ट ट्रॉमा। नीचे आ जाए दे विल बी हेड इंजरीज। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इफ यू रीच अ मेजर डिजास्टर एरिया like in 12 hours time or within 12 hours time, majority of the injuries will be limb injuries which are not life threatening. ठीक है, second most common is either chest or abdominal trauma, third one is facial trauma, lastly it's head injury. अच्छा, हम 12 hours के बजाय instead if you reach in 48 hours or 24 hours, आप देखेंगे कि number of limb injuries have increased. ठीक है, maybe जो facial trauma is the same, but abdomen and chest injury patients have reduced almost half in number. यानी कि if you reach there by 12 hours, 20 patients with abdominal or chest trauma will be alive, but if you get there by 24 hours, then क्या नहीं हो रही स्ट्रेस नहीं हो रही। ओ अब क्या हुआ, इससे कुछ हुआ ये शेयर हो, अब जारी। चलो अच्छा बता दियो। सॉरी मुझे पता चल गया मेरी स्क्रीन ही जा रही थी। चले अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये स्लाइड जो मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिस इज द कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल बिहाइंड ट्राइज जो आप सॉर्ट आउट करते हैं कि विच पेशेंट नीड्स टू बी सीन फर्स्ट and which patient can be seen later, like within an hour or few hours. ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट करें। अगर आप मेरे मार्कर को देखें, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, इसमें आपको बता रहे हैं कि 100 पेशेंट्स जो हैं ऑन एवरेज मेजॉरिटी हैव लिम्ब इंजरीज। ठीक है, और एज टाइम प्रोग्रेस नंबर ऑफ मेजर लिम्ब इंजरीज इंक्रीजेस। ये दीज आर द सर्वाइवर्स। अच्छा, दूसरी तरफ आए मेजर नंबर ऑफ फेशियल इंजरीज जो कि येलो में है, और नंबर ऑफ ये 20 जो आप नंबर देख रहे हैं देयर एब्डोमिनल और चेस्ट ट्रॉमा पेशेंट्स, 10 are head injury patients. In a disaster area, on average, if you get there by within 12 hours, you will find these sort of injuries more commonly. Again, majority are limb injuries, but then you have got facial, head injury, and abdominal and chest injury. Now, these are the injuries which we are more interested. Okay, if they are not managed immediately or urgently, these patients are more likely to die as the time progresses. ठीक है, 24 आवर पे आ गए, 48 आवर पे आ गए, 1 वीक में अगर हम फर्स्ट करें हम पहुंचे हैं तो देयर विल बी हार्डली एनी एब्डोमिनल इंजरी पेशेंट अलाइव और अ चेस्ट इंजरी पेशेंट अलाइव और head injury patient alive. So these are the patients that we are more concerned and we should focus upon to immediately or urgently treat so we can save their lives. You don't want to be spending too much time on limb injuries patients because then most of them will survive anyway. ठीक है ना, तो इस तरह आप ट्राइज करेंगे। सपोज आई एम अ ट्राइज सर्जन और मैं जो है मे बी विद इन 12 आवर्स वहाँ पहुँच गया हूँ, तो व्हेन आई एम डूइंग अ वार्ड राउंड आई इमीडिएटली जो है ना असेस करूँगा एयरवे प्रॉब्लम्स पेशेंट के डाई विद इन मिनट्स, तो फेशियल ट्रॉमा है, और फिर मैं देखूंगा कोई चेस्ट और एब्डोमेन इंजरी तो नहीं है जिसमें ब्लीडिंग से पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोवोलेमिक शॉक, प्लस एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा हेड इंजरी तो नहीं है। अभी आ रही शेयर स्क्रीन तो है,
मेरी आवाज नहीं आ रही, पहले तो आ रही ये चीज। क्या करूँ, करीब आ जाऊँ? अच्छा अब आती है, सही है, इस तरह बोलूँ, ठीक है। तो मेरी आवाज में प्रॉब्लम था। चैट फिर खोलता हूँ, किसी को आवाज ना आए तो मुझे बता दो। आ रही आवाज, प्लीज एक बार फिर कोई कह दे आवाज आ रही है सही, प्लीज कह दें यस प्लीज। अच्छा शुक्र है, कौन है? मायरा इम्तियाज, हसन शेख, थैंक यू। मेरा सतार भी है, बस और किसी का नाम नहीं लूंगा। चलो ठीक है। तो अगर वही वाली बात आती है कि अगर मैं विद इन 12 आवर्स आई एम अ ट्राइड सर्जन हु इज डूइंग अ वार्ड राउंड, तो आई विल फोकस मोर ऑन पेशेंट जो disaster surgery patients who have supposedly who's got facial injuries, maybe abdominal injury, chest injury, or even head injury, because these are the patients I want to save. ठीक है, these are the patients I want to urgently or immediately treat so I can save their life, and I don't want to be spending too much time on limb injuries. ठीक है, ये आपका इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है बन गया। अच्छा अब उसमें दोबारा ट्राइज पे आ जाते हैं। ट्राइज क्या है, व्हाट इज इट? प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सिविरिटी ऑफ देयर कंडीशन। यानी कि अगर आपको मैं कहूँ कि एक पेशेंट सस्पेक्टेड है चेस्ट इंजरी का, मे बी इज गॉट न्यूमोथोरैक्स, मे बी इज गॉट हीमोथोरैक्स, तो whether we should treat him first or whether we should treat somebody who has got upper limb fractures। ठीक है, तो इस तरह है। why do it? जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड बताई थी, इसलिए हमें करना जरूरी होता है ट्राइज कि मेजॉरिटी द कैजुअलिटीज दैट अकर आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट गोइंग टू डाई एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अगर आपका ये you don't have this, if you don't get this triage concept, then होगा क्या, what will happen, you'll probably be spending more time treating non-serious injuries or patients who are not going to die and who will not require hospitalization। तो ये इसलिए ट्राइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्ज करें अगर मे बी 100 पेशेंट्स हैं कैजुअलिटी में मास, जो डिजास्टर एरिया में 100 पेशेंट्स हैं और आपके साथ आपका एक कलीग है, खाली आप हैं और आपके साथ एक और है, तो यू कांट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एवरी पेशेंट, 100 पेशेंट्स। ठीक है ना, तो आपने अपनी जो रिसोर्सेज हैं, आपकी अपनी जो स्किल्स हैं, वो आपने लिमिट और फोकस करके उन पेशेंट्स को ट्रीट करना है जिनको आप सेव कर सकें। Who does it? Obviously a senior doctor do this triaging जो आप इसको कहेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज ट्राइज, व्हाई डू वी डू इट, और ये आपका क्वेश्चन एक बन गया। ठीक है, वेयर इट इज डन, जैसा कि हमने कहा था डिजास्टर एरिया में फील्ड हॉस्पिटल्स होंगे, उसको मैं आपकी पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको, और वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप लाइफ सेविंग जो है प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वहाँ पे इवन मिनट्स जो हैं दे काउंट लॉट। तो अगर फर्ज करें मैंने उसको पेशेंट को देखा है, उसकी ब्रीदिंग जो थी 12 पर मिनट थी, और उसी के 5 मिनट्स के बाद किसी ने देखा है तो उसने कहा है इसकी ब्रीदिंग तो अब 20 हो गई है विद इन 5 मिनट्स, दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्लिनिकल चेंज। लेकिन अगर टाइम ही नहीं लिखा हुआ है तो देन नोबडी नोज कि पहले क्या थी और बाद में क्या थी। ठीक है, व्हाट आर ट्राइज कैटेगरीज, इनको टच करेंगे आगे। ये क्वेश्चन आपका आता है कि ट्राइज कैटेगरीज बताएं क्या है। याद रखें, हम हमारे दिमाग में ज़्यादातर इमरजेंसी सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी, ठीक है, नॉन अर्जेंट सर्जरी, ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अर्जेंट एक चीज़ है, उसको कहते हैं इमीडिएट, यानी कि स्ट्रेट अवे, राइट नाउ। तो ये कैटेगरीज है, यानी अर्जेंट से भी पहले इमीडिएट है, और फिर अर्जेंट है, नॉन अर्जेंट है, और अनसैल्वेजेबल है। सैल्वेज का मतलब है कि यू कैन सेव इट, यू कैन कीप इट। अनसैल्वेजेबल यानी यू कैन नॉट सेव इट। इस पे भी टच करेंगे आगे क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्राइज कैटेगरीज, व्हाट इज ट्राइज एंड व्हाट आर ट्राइज कैटेगरीज। ये आप पिक्चर में आप देख रहे हैं,
कि डिज़ास्टर एरिया नियर बाय होगा और वॉल्ड एरिया है, कोई फील्ड है, लार्ज एरिया है, एक्सेस भी आसान है, ओपन एरिया है, एवरीबडी कैन सी एवरीबडी। वहाँ पे टेंट्स हैं रेड क्रेसेंट्स के जो सेटअप किए हुए हैं, तो दैट्स लाइक अ फील्ड हॉस्पिटल। ये क्या है, विद इन वन ऑफ द टेंट्स आप सबसे लॉट ऑफ स्टाफ देयर, कुड बी पैरामेडिक्स, एनेस्थेटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल टीम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मे बी इसने एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी है, वेंटिलेट करना है, ट्रेकियोस्टमी बनानी है, तो अगर आप स्टार्ट करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेडिकल स्पेशलिटी है वो जो एयरवे को मेंटेन करती है वो एनेस्थेटिस्ट है। So he is also a very very important part of the medical team जो कि disaster area में जाएगी। ठीक, और स्लाइड पे जाते हैं, नहीं स्लाइड खत्म हो। अच्छा, ट्राइज की कैटेगरीज को दोबारा टच करते हैं। तो ट्राइज को करना जो है एज सच बहुत आसान है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इसको दिस इज व्हाई इट हैज बीन सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड कैसे किया हुआ है कि आपने कुछ आंसर्स जो है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इन यस और नो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट को आपने कैसे ट्राइज करना है। ठीक है, अगर इफ ही हैज गॉट द एबिलिटी टू वॉक इनटू द टेंट और आपका आंसर है यस, तो ही इज अनलाइकली टू डाई, लेस चांसेस ऑफ हिम इन डाइंग, more chances that he's well enough and his treatment can be delayed. So suppose somebody walks in with maybe a laceration, maybe a scalp laceration, limb laceration, but he's able to walk into the casualty department. So he can be, his treatment management can be delayed safely. दूसरा आपने देखना है whether he is able to follow simple commands, yes or no. If he is able to follow simple commands, then is there a good chance that he is also going to survive, doesn't have any serious injuries, and he can also wait. Third आती है respiration. ठीक है, whether he's got any respiration or not. Yes, he's breathing. No, he's not breathing. No means that probably he's dead and you will not be able to save him. Suppose he is breathing. Perfusion, how do you check it? Capillary refill time. कैपिलरीज कैसे हैं, आप अपनी इंडेक्स फिंगर, ये जो फिंगर्स हैं उसकी जो नेल्स हैं उनको आप प्रेस करेंगे, इट टर्न्स वाइट एंड देन यू रिलीज इट, इट्स सपोज्ड टू टर्न रेड अगेन विद इन 3 to 4 seconds. अगर इट इज टर्निंग फ्रॉम वाइट टू रेड अगेन, इट मीन्स के the perfusion, the vascularity, the blood flow, everything is there, and we don't suspect any vascular injuries or any ischemia. So this is how you do it. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Agar somebody is not able to walk, is brought by in a stretcher, he's not able to follow simple command, and although he's breathing, but his breathing is very shallow, very rapid, and his capillary refill time is also increased. So that will probably have a priority in triaging or maybe seeing this patient. ठीक है, इस तरह चार्ट्स भी बने होते हैं, मेक इट इवन मोर इजियर। और ये राइट में देख लें पॉइंटर को, रेस्पिरेशन, परफ्यूजन, मेंटल, और यहीं पे आप एकदम डिसाइड कर लेते हैं हु नीड्स माइनर ट्रीटमेंट लाइक स्विचरिंग, हु नीड्स टू गो टू मॉर्ग, इज ऑलरेडी डेड, हु नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट, whose treatment can be delayed. ठीक है, तो ये दैट्स पार्ट ऑफ द who performs it, a senior surgeon performs it. ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। ये वही फिर मैं आपको ट्राइज की कैटेगरीज जो है बता रहा हूँ। फिर उसमें मैंने आपको बता दिया, रेड कलर कोडिंग भी पूछते हैं, क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि ट्राइज कैटेगरीज क्या है अकॉर्डिंग टू कलर कोड्स। रेड ऑब्वियसली एवरीबडी नोज इज अ वार्निंग सिग्नल, इट्स एन इमीडिएट। अब इमीडिएट पेशेंट्स कौन से हैं जिनको आपने इमीडिएटली ट्रीट करना है विदाउट इवन वेस्टिंग अ मिनट, क्योंकि if they are given treatment within minutes, you can save them and they can survive. Second category yellow है, they needs to also be treated urgently, but they need to be treated within hours, like 1 or 2 hours. इन दोनों में फर्क क्या है? Within minutes आपने इसको ट्रीट करना है और within hours आपने इसको ट्रीट करना है. Then they still be able to survive if you treat them within hours. कौन कौन से लोग हैं ये मैंने बताया.
ये रेड कैटेगरी है जिसमें फेशियल ट्रॉमा जो उनकी एयरवे को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, टेंशन हीमोथोरेक्स एयरवे को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हीमोथोरेक्स, फ्लाइल चेस्ट, ये सारे एयरवे को यूजली करेंगे। ब्लीडिंग भी है, ब्लीडिंग भी जो है वो हाइपोटेंसिव शॉक में चला जाएगा पेशेंट, एंड देन इट विल गो इनटू एन इरिवर्सिबल शॉक। ऑल दीज इंजरीज, इवन एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा, they all needs to be treated within minutes immediately। ठीक है, ये इसमें होगा। सेकंड कैटेगरी क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं जो कि दे नीड्स टू बी ट्रीटेड विद इन आवर्स। कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, डीग्लव इंजरीज हैं, इवन रप्चर्ड abdominal viscus like bowel perforations, they don't need to be treated immediately, they can wait for a few hours। pelvic fractures हैं, spinal injuries हैं, they all can wait like within couple of hours। Meantime, you can do damage control resuscitation of these patients। But जो red category है, they need to immediately go to the theater for management and treating their conditions, life-threatening conditions। बाद में categories less serious injuries हैं, non-urgent जिनको हम कहेंगे, they are stable but likely to survive even if treatment is delayed for hours or even up to days। ये कैटेगरी होगी। लास्ट कौन सी है, जिस पे पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी टाइम ऑन देम, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट आइदर दे आर डेड और दे विल नॉट बी सेव्ड और दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। कुछ भी कैटेगरीज आप बना लें, क्राइटेरिया बना लें, दे आर नॉट ब्रीदिंग, देयर इज नो पल्स। ठीक है, तो इन पे आपने ज्यादा टाइम नहीं गुजारना। ये नॉन अर्जेंट कौन लोग हैं, सिंपल फ्रैक्चर्स हैं, स्ट्रेन, लैसरेशंस, इवन डेज आप इनको डिले हो जाए ट्रीटमेंट, उनको कोई इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा शोर यही लोग करेंगे जी आप हमें पहले ट्रीट करें, लेकिन और लास्ट कैटेगरी कौन सी है, लास्ट कैटेगरी सिवियर ब्रेन इंजरीज है। When you examine the patient, skull is all open, brain is all crushed, damaged, there is extensive burns, major disruptions, even there is no abdominal wall, no chest wall। ठीक है, तो these patients are unlikely to survive। ठीक है, ये कैटेगरीज आपकी बनेंगी। एक और आ गई जो 20 मिनट्स है हमारे पास, ये इस टाइप की रफली आप देख लें किस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट आर गिवन इन फील्ड हॉस्पिटल्स। सपोज अगर आप जा रहे हैं एज अ सीनियर सर्जन, दीज सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स जो है you are expected to know, have learned and able to perform skillfully। ठीक है, इसमें सिंपल भी हो सकती हैं चीज़ें, जिस तरह स्टिचरिंग है, स्प्लिंट्स है, और कुछ एनेस्थेटिक काम है जिस तरह ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स हैं, ये सर्जन के काम हैं, थोरेकोटमी वगैरह सब ये भी हो सकता है, डिब्राइडमेंट्स भी हो सकती हैं, फ्रैक्चर रिडक्शन, डिसलोकेशन, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी के काम है, एप्लीकेशन ऑफ फिक्सेटर्स और वैस्कुलर रिपेयर्स भी। यूजुअली जनरल सर्जन जो जा रहा होता है he should be able to perform some जो है ना common vascular repairs, क्योंकि it's not easy to send a vascular specialist surgeon to a disaster area unless he is available। ठीक है, अच्छा अब और कुछ चीज़ों पे टच करेंगे। जो टाइप ऑफ इंजरीज मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो डिजास्टर एरियाज में हो सकता है, और टाइप ऑफ प्रोसीजर्स जो आपको करने पड़ सकते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टर्म डिब्राइडमेंट, उसको कहते हैं। ठीक है, डिब्राइडमेंट बेसिकली व्हाट इज डिब्राइडमेंट, इट इज रिमूवल ऑफ डेड और डाइंग टिश्यू। डेड हो चुका हुआ है, डाइंग टिश्यू है, नॉट लुकिंग वेरी हेल्दी, इस सब को आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि दे कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन व्हिच कैन लीड टू सेप्सिस, सेप्टिक सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक। ठीक है, किस टाइप के वूंड्स होंगे, कंटामिनेटेड वूंड्स होंगे, डर्टी वूंड होंगे, इसमें डर्ट भी है, मड भी है, सीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इस पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट वेयर यू सेव अ लिम्ब। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, रिमूवल ऑफ डेड एंड डाइंग टिश्यू। It reduces the chance of anaerobic and necrotizing infection, prevent local and systemic sepsis। ठीक है, तो दोबारा से ये डिब्राइडमेंट का ये प्रिंसिपल है, करनी बहुत जरूरी है टू सेव द लिम्ब,
or remove the dead dying tissue. If you do it, then there will be less chances of anaerobic bacteria to grow or patient developing any necrotizing infection or even a gas gangrene, जो मैं आगे टच करूंगा आपको एक स्लाइड्स में. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिब्राइडमेंट क्या है? ये सारे डिब्राइडमेंट के प्रिंसिपल्स हैं. जितना जो है उसको पेशेंट थिएटर में है, सीजर पकड़ लें, नाइफ पकड़ लें, फोर्सेप्स पकड़ लें, गॉज पकड़ लें, सलाइन आपके पास होना चाहिए. एंड देन और जो है आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करें. जो डेड टिश्यू है उसको कट करें, रिमूव करें. डाइंग टिश्यू है उसको रिमूव करें. जो टिश्यू सैल्वेजेबल है, हेल्दी लग रहा है, उसको आप सेव करें. ठीक है, अगर बोन उसमें में है फ्रैक्चर्ड, उसको स्टेबलाइज करना है आपने थ्रू एक्सटर्नल फिक्सेटर्स. अगर कहीं मेजर वेसल आपको लगता है डैमेज्ड है, नीड्स टू बी रिपेयर, देन यू रिपेयर इट. ठीक है, और अगर कोई टेंडन और नर्व्स मेजर आपको नजर आ रही हैं तो उनको आपने मार्क करके स्विचर के साथ मार्क कर दें, ताकि व्हेन दे आर फॉर्मली रिपेयर्ड, the surgeon who's performing them is able to easily find them. ठीक है, सिंपल चीजें. एलिवेट करना है लिम्ब को ताकि एडीमा ना हो. ड्रेसिंग जो है बिल्कुल लाइट होनी चाहिए. टाइट होंगी तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन सकता है. तो ये चीजें आपने करनी. एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए. टॉर्निकेट मैंने टच किया है. टॉर्निकेट जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो, वहाँ यू कैन यूज टॉर्निकेट, ताकि आप उसकी जो पेशेंट की इमीडिएट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सकें. यानी कि आपने टॉर्निकेट अप्लाई कर दिया है, इमीडिएटली ब्लीडिंग रुक जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू हैव अ बेटर विजन, विजुअलाइजेशन ऑफ द टिश्यूज एंड एंटीबायोटिक्स ऑफ कोर्स. तो ये आपका सिंपल है. तो डिब्राइडमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज डिब्राइडमेंट, हाउ डू यू परफॉर्म इट अ डिब्राइडमेंट. ठीक है, ये आप देख लें डिब्राइडमेंट के फायदे. ये इस तरह का टिश्यू है, ये डेड लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक गैंग्रेनस है. ये भी इतना हेल्दी नहीं लग रहा है, इट्स प्रॉब्ली डाइंग. ये अपने सारा जो है रिमूव कर दिया. if you are unable to, if you do not remove all this dead or dying tissue, वहाँ पे there will be no healing in that area. Obviously there will be no new vessels, no platelets, fibroblasts, macrophages, जितनी भी आपको चीजें चाहिए for healing purposes. ये आपने डिवाइड कर दिया. ये शुरू में आपने इसको स्विचर कर दिया, और देखें बाद में the results are not too bad if you compare it with this picture. So this is what debridement can do. ठीक है, टेटनस पे टच करेंगे. इम्पोर्टेंट है, डिजास्टर पेशेंट्स में भी होता है. टेटनस में जो आपको आंसर्स आने चाहिए, व्हाट इज टेटनस, कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, और टेटनस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है. थोड़ी सी 4-5 बातें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए. यही चीज़ें आपको आनी चाहिए. टेटनस क्या है? इट्स अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एंड कॉज स्पैज़म्स इन द मसल्स. क्यों? कौन सा ऑर्गेनिज्म है? क्लोस्ट्रीडियम है, टेटनाई है, विच इज एनारोब, ग्राम पॉजिटिव, रिलीजेस एक्सोटॉक्सिन्स. It blocks the neuromuscular junction and they are not able to relax. So the muscles go into spasm, but they are not able to go into a relaxation mode because of the exotoxins blocking the neuromuscular junction. ये सिंपल आपको पता होना चाहिए. न्यूरोमस्कुलर इज अ नर्व सिस्टम डिसऑर्डर, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, एक्सोटॉक्सिन्स. ठीक है, एक्सोटॉक्सिन्स कहाँ पे हैं? ये ज्यादातर जहाँ सॉइल, जो भी डर्टी वूंड्स है. ठीक है, दे थ्राइव इन एनारोबिक कंडीशंस एंड डिवाइटलाइज्ड टिश्यू. तो यहाँ पे रोल आता है डिब्राइडमेंट का. जितना डेड टिश्यू है, डाइंग टिश्यू है, इट क्रिएट्स एन एनारोबिक एनवायरनमेंट. इसकी मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ. लॉकजॉ, राइजेस sardonicus, opisthotonus. और डेथ इवेंचुअली अकर्स ड्यू टू मसल स्पैज्म, एपनिया एंड एस्फिक्सिया. ये देख लें लेफ्ट पे जो है ये राइजेस sardonicus है, ये opisthotonus है, स्पैज्म ऑफ द बैक मसल्स. मैनेजमेंट ये देख लें. प्रिवेंशन, टेटनस आपने देनी है, टेटनस टॉक्साइड देनी है, एंटी टेटनस ग्लोबुलिन्स देनी है. दैट्स हाउ यू कैन प्रिवेंट टेटनस. ठीक है, लोकल वूंड केयर क्या है? डू अ थॉरो वूंड डिब्राइडमेंट, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स. और अगर एस्टैब्लिश्ड केस है टेटनस का, तो प्रॉब्ली ही नीड्स टू बी इन इंटेंसिव केयर
He needs lots of diazepam to relax his muscles and even intubation and ventilation. ठीक है, और आ रहे हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस पे. व्हाट इज नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या है? और इस पे एमसीक्यू भी है, एसक्यू भी बन सकता है, आराम से बना भी हुआ है शायद. तो नेक्रोसिस का आपको मतलब पता है, ठीक है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डैमेज और अ डाइंग टिश्यू. और फेशिया आपको पता है, फेशिया जो कंपार्टमेंट्स हैं, लिम्स में भी हैं, एब्डोमेन में भी हैं फेशिया. तो इससे इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशिया कंपार्टमेंट्स. रैपिडली स्प्रेडिंग, रैपिडली भी मैं इंसिस्ट करूंगा. रैपिडली मींस इवन विद इन मिनट्स इट कैन स्प्रेड. Produces extensive necrosis of subcutaneous tissue and overlying skin. This is how. अगर आपसे पूछे कि जी गैस गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में क्या डिफरेंस है? गैस गैंग्रीन इज infection of the underlying muscles, or fasciitis, as the name suggests, is subcutaneous tissues and overlying skin. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स पे भी बात करेंगे. ये एमसीक्यू भी है बड़ा कॉमन. ये व्हाट आर कॉमन ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस. नंबर 1 आप लिखेंगे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई प्लस देयर आर अदर्स एज वेल. इसलिए इसको पोली माइक्रोबियल भी कहते हैं इन्फेक्शन, विच कुड बी बोथ एनारोबिक और एरोबिक. ये लाइन जो है एनारोबिक की है, ये एरोबिक की है दोनों. तो आप कहेंगी कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई प्लस अदर पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शंस विच कुड बी एनारोबिक और एरोबिक. ठीक है, इन पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ. फोरनियर्स गैंग्रीन क्या होती है और मेलेनी गैंग्रीन क्या होती है. दोनों नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस. फोरनियर्स जो है वो टॉप वाली पिक्चर है जो इन जेनिटल एरियाज में होती है, स्क्रूटम में. ये और जो एरिया देख रहे हैं इसे डेड एंड गैंग्रेनस स्क्रूटल स्किन. और ट्रीटमेंट क्या है? हमें सबको डिब्राइड करना है until testes are exposed. और नीचे जो आप देख रही हैं एब्डोमिनल वॉल देख रही हैं जिसकी डिब्राइडमेंट हुई हुई है. तो आप कहेंगी, टॉप स्लाइड में आप कहेंगी कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ऑफ स्क्रूटल एरिया इज कॉल्ड फोरनियर्स गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल इज कॉल्ड मेलेनीज गैंग्रीन. इधर देख लें, ठीक है. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा एरिया है. ये बैक का एरिया है जिसमें नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस डेवलप हो गया. ये पढ़ लें आप चीज़ें. एक पेन होता है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब आप क्लिनिकली पेशेंट को देखते हैं तो आप कहते हैं चलो ठीक है वूंड है, पेन है, लेकिन जब आप पेशेंट को देखते हैं तो उसका पेन जो है वो इंतहाई इज वेरी वेरी सिवियर एंड इट डजंट मैच अप विद दिस क्लिनिकल जो भी साइंस हैं जो आपको नजर आ रहे हैं. यानी कि अगर इस तरह की साइन है लेकिन पेशेंट इज इन सो मच सिवियर पेन, तो आई वुड से दिस पेन दैट पेशेंट इज हैविंग doesn't actually match this infection or this area or this tenderness. It is out of proportion. Fever भी हो सकता है, understandably toxicity, swelling सब कुछ हो सकता है. ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी. टेंडर भी है टच करने पे, एडीमा, इधर देख लें गैंग्रीन है, प्लस अगर सिस्टमिक फेलियर में जा रहा है तो रेनल फेलियर, कार्डियोवैस्कुलर शॉक और वेरी वेरी हाई मोर्टेलिटी. और आप ये इमेजिन कर सकते हैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जितना मेरा आपको पॉइंटर का डॉट नज़र आ रहा है ना, ये जब मैंने देखा मे बी आप कहें 8 o'clock इतना सा एरिया था और 12 o'clock जब उसको देखा तो ये इतना बड़ा एरिया बन गया हुआ. यानी 4 hours में आप सोच लें कितना सिग्निफिकेंट चेंज आया. ठीक है, ट्रीटमेंट में वही चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि आपको इस नीचे वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है. सब सारा आपने यू हैव टू रिमूव ऑल द डेड डाइंग टिश्यू. एंटीबायोटिक्स भी है, डिब्राइडमेंट भी है, पेनिसिलिन, ऑक्सीजन थेरेपी भी है टू गेट रिड ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन इंटेंसिव केयर में इसकी मैनेजमेंट होगी बाद. और इस पे आते हैं गैस गैंग्रीन पे. 7 minutes रह गए तो कोशिश करते हैं जल्दी इसको वाइंड अप करें. गैस गैंग्रीन क्या है? अगेन ऑर्गेनिज्म इसका आना चाहिए, एमसीक्यू है. ऑर्गेनिज्म जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस है.
ठीक है. Again, it's also rapidly progressive, fatal, and there is widespread necrosis of muscles and soft tissues. ठीक है. So it's more deeper infection, involves muscles and deeper soft tissues. जबकि fasciitis, necrotizing fasciitis was more subcutaneous tissues and skin. ठीक है. मैनेजमेंट इज ऑल्सो इज प्रीटी मच द सेम. कोई डिब्राइडमेंट्स भी हैं, इंटेंसिव केयर है, एंटीबायोटिक्स है, फ्लूइड्स है, सब कुछ है. ये अब आप देख लें, गैस गैंग्रीन लिम्ब में हुई हुई है और इसके ये क्लिनिकल साइंस आपको नज़र आ सकते हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्रेपिटस है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. तो अगर आप इनको टच करेंगी, पेल्पेट करेंगी, तो आपको फील होगा कि जैसे आपके नीचे जो है ना कोई एयर बबल्स जो हैं वो आपको फील होगा. इसको हम कहेंगे क्रेपिटस कहेंगे. तो ये गैस गैंग्रीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन, बट यूजली अकर्स एट लेट स्टेजेस. और बाकी सारी वही हैं, सेप्टिक चेंजेस हैं. ठीक है. तो इसमें ये क्वेश्चंस हो गए. क्रश इंजरी एंड सिंड्रोम को थोड़ा सा टच करते हैं. क्रश इंजरी होती क्या है? क्रश इंजरी बेसिकली है इफ a person or body or a limb, ठीक है, is crushed between two heavy immovable objects. ये एक तरफ से मे बी दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और बीच में आपका किसी का लिम्ब है, ये बॉडी है, वो बीच में आके फंस गई है और इज बीइंग क्रश्ड बिटवीन टू immovable heavy objects. could be cement, ठीक है ना, सीमेंट ब्लॉक्स. क्रश इंजरीज. So what are crush injuries? ये सब crush injuries में you can get any of those. Simple lacerations भी हैं, fractures भी हैं, even crush syndrome भी है जो मैं आपको थोड़ा सा टच करूँगा, और compartment syndrome भी है. क्योंकि अगर आपका limb जो है, lower limb या upper limb जो है crushed हुआ है, तो it can develop compartment syndrome. It's a type of crush injury. ठीक है. इसको हमने डिब्राइड किया हुआ है, आप देख लें. ये डिब्राइडमेंट हुई हुई है यहाँ पे सारी. ये भी क्रश इंजरीज हैं फुट और अपर लिम्ब की. ठीक है. क्रश सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम मींस क्या है? कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम जो है अब डेवलप हो गया हुआ है और उसमें जो है दो चीजें encompass आती हैं. एक तो आती है क्रश क्या चीज हुई है, बेसिकली नॉट बोन्स, लेकिन जो डैमेजिंग अफेक्ट करेंगी मसल्स करेंगी, बिकॉज दे रिलीजेस टॉक्सिक मटेरियल, मायोग्लोबिन्स, दे आर क्रश्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फिर रीपरफ्यूजन इंजरी में आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है, और एक्यूट इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में एक स्लाइड है. ठीक है. रीपरफ्यूजन इंजरी क्या है? पिछली स्लाइड पे जाते हैं. रीपरफ्यूजन इंजरी ये मैं आपको बताऊँ. Who can develop it? A patient who has been crushed in a disaster area and who has not developed a crush syndrome. क्या है रीपरफ्यूजन इंजरी? अगर आप स्लाइड देखें, ये पिक्चर देखें राइट पे, जब भी कोई एरिया जहाँ पे ब्लड नहीं है, देयर इज नो ब्लड फ्लो, वहाँ पे फ्री रेडिकल्स, ल्यूकोसाइट्स, complement activation, cellular organelles are activated or damaged. There is a lot of calcium overload. So this is an area of a limb where there is no blood supply due to जो भी है, due to pressure, vasoconstriction. तो यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप होगी. अब इसी एरिया में आपने इसको रीवैस्कुलराइज कर दिया है और जो है ब्लड फ्लो हैज बीन रिस्टोर्ड. तो वहाँ पे क्या होगा? यही चीज़ें जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगी तो दे विल कॉज एक्यूट किडनी इंजरी और रेनल फेलियर. ठीक है. ये भी किडनी इंजरी, रेनल फेलियर मायोग्लोबिन की वजह से भी होता है, वेजोएक्टिव मटेरियल भी है, इस्कीमिया भी है, हाइपोवोलेमिया भी है. तो ये एक जो बेसिकली स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप एक क्रश इंजरी पेशेंट को मैनेज कर रही है डिजास्टर एरिया, तो देन यू शुड एंटिसिपेट कि ही माइट डेवलप और ही मे डेवलप रीपरफ्यूजन इंजरी, ही मे डेवलप किडनी इंजरी और रेनल फेलियर. ये स्लाइड पे आते हैं. ट्रीटमेंट आपकी क्या है? एज सून एज यू सी दिस पेशेंट जो क्रश हुआ है, फर्स्ट क्लेस यू सी अ पेशेंट हु इज बीइंग क्रश्ड अंडर अ बिल्डिंग ब्लॉक, तो आपकी ट्रीटमेंट उससे इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी. आईवी एक्सेस, आईवी फ्लूइड्स, हाइड्रेट. ठीक है. और एग्रेसिव वॉल्यूम लोडिंग विद फ्लूइड्स, मैनेटॉल.
क्योंकि यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट रेनल प्री रेनल फेलियर एंड रेनल फेलियर। कैथराइज भी कर देंगे, और अगर आपने है किडनी इंजरी के साइंस तो आपने इसको इवन डायलिसिस भी इसका अरेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 मिनट रह गए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MCQ भी है, SCQ भी है, ओरल वाइवा भी है। क्लिनिकली आप पेशेंट शराब ना देखें अनलेस ऑर्थोपेडिक्स में कोई पेशेंट हो जिसकी जो है वो फिशॉटमी हुई हुई है, लेकिन definitely very important from MCQ, SCQ or oral examination point of view. What is it? As the name suggests, increased pressure in the compartment. ये आपका compartment है. Osseous compartment is enclosed by bone and fascia, जो कि कहाँ पे है? अपर लिम्ब में भी है, लोअर लिम्ब में भी है, इवन एब्डोमेन में भी है। वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी, टिश्यू जो है सेलुलर लेवल पे डेथ शुरू हो जाएगी, एसिडोसिस शुरू हो जाएगा। दिस अकर्स इन काफ, फोरआर्म, हैंड, इवन इन एब्डोमेन। ये भी आपका एक MCQ है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहाँ कहाँ पे हो सकता है? खाली आपने लोअर लिम्ब में नहीं याद रखना, फोरआर्म, हैंड, इवन एब्डोमेन में भी हो सकता है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मसल डेथ एंड कीमिया। ठीक है, अब इसको हमने जो साइंस इसके पूछे जाते हैं कि क्लिनिकली क्या पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। एक तो उसको जो अगर कंपार्टमेंट में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो उसको टाइटनेस फील होगी, लिम्ब जो है उसका हैवी हो जाएगा। और आपने अगर ये पढ़ा होगा इस्कीमिया के जो साइंस होते हैं 7 P's हैं, पेन, प्रेशर, पैसिव स्ट्रेचिंग, पेरेस्थीजिया, पल्सलेस, पेलर, ये सारे साइंस हो सकते हैं। ठीक है, टेंडरनेस भी होगी। और अगर आप कंपार्टमेंट को स्ट्रेच करेंगे, यानी आपका फुट है जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने उसके फुट को मूव करेंगे ऑन प्लांटर साइड, स्ट्रेचिंग होगी तो उसमें भी इसको बहुत पेन होगी। ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ये किन किन लोगों में हो सकता है? कोई भी फ्रैक्चर हुआ हो, आप उसमें जो एंटिसिपेट करें कि ये ही कैन डेवलप कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, बर्न्स में भी इवन, ये अगर आपने किसी ने टाइट बैंडेज या प्लास्टर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हेमरेज है, ब्लंट ट्रॉमा है, तो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ये दीज आर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लोअर लिम्ब का एक क्रॉस सेक्शन कंपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि फिशॉटमी जो इसकी मैनेजमेंट है, इससे फुल लेंथ फिशॉटमी, जैसा कि आप देख रहे हैं इंसिजन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ जाएगा। ये क्वेश्चंस है ओरल एग्जामिनेशन में कि फिशॉटमी की लेंथ कितनी होती है, आप कहें कि इससे फुल लेंथ फिशॉटमी। ठीक है, होल पार्ट ऑफ द लेग। ठीक है, अभी है क्या? एक बार कुछ और अभी क्या है? छुट्टी है, कुछ और पढ़ाना है क्या? बस 2-3 रह गई, बस खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं। बाकी ये फिशॉटमी आप देख रहे हैं। ठीक है, फिशॉटमी में आप ये देख रहे हैं इट्स ऑल बल्जिंग आउट, मसल भी बल्ज कर रहा है, फेशियल भी बल्ज कर रहा है, एंड इस जो है लॉन्ग लेंथ है इसकी। और दूसरा आप ये देख लें जो ऊपर आपको उसके नजर आ रहे हैं, ये दीज आर एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। ठीक है, तो होपफुली जो है वो आप लोगों के कुछ पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? थोड़ा बहुत खुदा के लिए लिख दें यस। चलिए नहीं भी पढ़ा तो यस लिख दें। शाबाश, ये सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो गए हैं। उज़वा शाहिद, माइदा, मकबूल, वर्दा, रऊफ, वेरी गुड। चले ओके, सी यू द अगले लेक्चर में।